बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। इस बार का मौसम खबर दीपावली विशेष है, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मौसम खबर में आज बात होगी हमारे देश के अनूठे मौसम की। जी हाँ, हमारा देश मौसम की विविधताओं से भरा हुआ है। यहाँ गर्मी, ठंड, बरसात, बर्फ, मौसम की तमाम विधाओं का आप आनंद ले सकते हैं। ये अनूठा मौसम हमारी जैव विविधता के लिए भी वरदान है, लेकिन इसके साथ साथ ही मौसम से जुड़ी पेचीदगियां भी बढ़ जाती हैं। आइए समझें मौसम को और विस्तार से, और इस पर जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर एम महापात्रा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपको भी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मौसम में एक अच्छा बदलाव भी आया है। कुछ दिनों से हम सभी चर्चा कर रहे थे कि काफ़ी पोल्यूशन हो गया है, प्रदूषण हो गया, और बारिश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, और जैसा भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान किया था वैसा ही हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार। मैं सबसे पहले आपको और हमारे सभी देशवासियों को दीपावली की शुभ अवसर पर शुभकामना देता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे आपने बताया, हाल ही में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर पास करते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान में बारिश कराया। और ये बारिश जैसे हमने पूर्वानुमान किया था कि 9 तारीख से शुरू करके 10 तारीख तक होने वाला था, और अच्छा ये हुआ है। और एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यही रहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की जो बारिश रहा, इसमें हमारे नियर बाय एटमोसफियर में जो पोल्यूटेंट्स थे वो सभी को स्कैवेंजिंग करते हुए उसको ड्रेन आउट कर दिया, नीचे लाया, और एनवायरनमेंट क्लीनर हो गया दीपावली से पहले। और जब ऐसे कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, बारिश से तो ये लाभ मिलता है, इसके साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पहले विंड डायरेक्शन हमारे मैदानी इलाका जो है उत्तर भारत के चेंज हो जाता है। इसलिए जो एडवेक्शन होता है जैसे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ पोल्यूटेंट्स का, इसका रोक लग जाता है। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब मूव करके इंडिया से दूर हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से दूर हो जाता है, तब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का यही प्रभाव होता है कि विंड स्पीड बढ़ जाता है। और विंड स्पीड जब बढ़ जाता है कोई इलाका में, वहाँ नियर बाय पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स कर देता है, इसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाता है। सो ये टेम्पररी रिलीफ होता है। और विंटर सीजन में ऐसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक कभी कभी आता है। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी दिसंबर महीना में आप देखेंगे कि नवंबर सेकेंड हाफ में देखेंगे कि लगभग 5 to 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ ईस्ट इंडिया को प्रभावित करता है। मगर सभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मैदानी इलाके में बारिश नहीं होता है। ज़्यादातर बारिश या स्नोफॉल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में सीमित रहता है। जी बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, ज़रूरी नहीं कि उससे उत्तर भारत में बारिश हो, लेकिन इस बार जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया ये हमारे लिए वरदान से कम नहीं रहा। खासतौर पर दिल्ली और एनसीआर के लिए इस बारिश से काफ़ी राहत मिली। अब अगर इस महीने के बारे में बात करें, जैसा कि आपने बताया कि नवंबर के महीने में आमतौर पर 4-5 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं। बारिश को लेकर के भी जो पूर्वानुमान था वो ये था कि सामान्य रहेगी नवंबर के महीने में बारिश। तो इस बार की स्थिति क्या है? अभी तक भारतवर्ष में नवंबर महीने में बारिश का आंकड़ा देखें तो स्वाभाविक रहा है। स्पेशली जो ज़्यादा बारिश होने वाला इलाका है जैसे साउथ पेनिनसुलर इंडिया, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ आंध्र प्रदेश, साउथ कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, ये सब इलाके में नॉर्मल से एक्सेस रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है अभी तक। सिमिलरली जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ अभी तक बारिश कम था, मगर हालांकि जो हाल में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मूवमेंट हुआ है इसमें अच्छा बारिश रिकॉर्ड हुआ है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मैदानी इलाका जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एंड वेस्ट यूपी, नॉर्थ राजस्थान पे। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो इलाका है वहाँ भी कहीं कहीं बारिश हो रहा है नवंबर महीना में। सो पूरी आंकड़ा देखें देश के लिए, ये लगभग 5%
नॉर्मल से ज़्यादा बारिश अभी तक रिकॉर्ड हुए तो हैं। आपने जैसा कि बताया कि दक्षिण प्रायद्वीप में भी नवंबर में सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई और ये हमने देखा भी अभी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने होते हैं जब हम देखते हैं कि दक्षिण में अधिक बारिश होती है। तो क्या ये ट्रेंड दिसंबर तक जारी रहेगा या फिर इसमें थोड़ी गिरावट आएगी? हमारे जो मंथली रेनफॉल का जो पूर्वानुमान था, साउथ पेनिनसुला स्पेशली 5 मेट्रोलॉजिकल सब डिविजन्स, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, साउथ इंटर कर्नाटक एंड कोस्टल कर्नाटक, लक्षद्वीप एरिया वगैरह, उसमें नॉर्मल रेनफॉल होने का उम्मीद किया जा रहा था और अभी तक नॉर्मल रेनफॉल है। और हमारी उम्मीद है जैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी प्रिवेल कर रहा है, अभी तक तो अच्छा बारिश हुआ है, फिर 15 तारीख के आसपास फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून एक्टिव होगा और एक लो प्रेशर एरिया भी डेवलप हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट आए हैं इसमें हम पूर्वानुमान किए हैं कि एक डिप्रेशन में परिणत हो सकता है। तो इसके प्रभाव में फिर अनदर एक्टिव स्पेल ऑफ रेनफॉल शुरू होगा 15 तारीख के आसपास और ये फिर 20 तारीख तक चलने का संभावना है। तो इसको देखते हुए हमारा जो मंथली फोरकास्ट और नेक्स्ट 2 वीक्स का जो फोरकास्ट है, हम यही बोल सकते हैं कि नॉर्मल से एवो नॉर्मल रेनफॉल रहेगा साउथ पेनिनसुला इंडिया में और दिसंबर महीने के लिए जो पूर्वानुमान वो नवंबर एंड में जारी होगा। बिल्कुल, तो ये अभी हमने बात की दक्षिण की और अगर हम उत्तर भारत की ओर रुख करें तो उत्तर भारत की स्थिति क्या रहेगी? क्या लगता है कि नवंबर में जैसा कि आपने बताया कि सामान्य का ही पूर्वानुमान था और वैसे ही स्थिति देखने को मिल रही है, दिसंबर जनवरी तक क्या स्थिति रह सकती है बारिश की? उत्तर पश्चिम भारत में स्पेशली जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मैदानी इलाका जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली आप देख रहे हैं, हाल में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गया इसमें अच्छा बारिश हुए हैं। इसके बाद और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बाद में आ सकता है और इस महीने में जैसे मैं बोल रहा था 4 से 5 आता है नवंबर में, दिसंबर में 6 से 7 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यूजुअली आता है, जनवरी में भी, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल और स्नोफॉल यूजुअली होता है। अभी तो नवंबर महीना का जो पूर्वानुमान है इसके हिसाब से नॉर्मल रेनफॉल होने का हम फोरकास्ट जारी किए हैं। फिर दिसंबर जनवरी के पूर्वानुमान हम जारी करेंगे नवंबर महीना का एंड में। और अच्छी चीज़ यही है कि अभी तक जो रेनफॉल होना चाहिए था ऐसे रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अभी हमने बात की कि बारिश की स्थिति देश के अलग अलग जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसी रहेगी। फिलहाल जो स्थिति है वो बेहतर नज़र आ रही है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि एल नीनो का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसका हमारे देश की जलवायु पर या फिर जो हमारे सर्दियाँ हैं या फिर बारिश है उस पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, खासतौर पर अगर हम बारिश से जोड़कर देखें। एल नीनो की बात करें, ये एक ऐसे फेनोमेना है जो कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन में देखने को मिलता है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ पैसिफिक ओशन नहीं पूरा ग्लोब के ऊपर देखने को मिलता है और इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट डिफरेंट तरीके में होते हैं। जैसे बारिश की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो रेनफॉल होता है यूजुअली एल नीनो ईयर में नॉर्मल रेनफॉल होता है, नहीं तो नॉर्मल से वो नॉर्मल रेनफॉल होता है। और हमारा जो पूर्वानुमान है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में नॉर्मल रेनफॉल होने का हम पूर्वानुमान किए हैं साउथ पेनिनसुलर इंडिया के लिए। इसके अलावा इसका ये दूसरा एक इम्पैक्ट होता है कि जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस डेवलप होता है बे ऑफ बंगाल में, एल नीनो ईयर में वो सभी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस इंडिया की तरफ स्पेशली नॉर्दर्न कोस्ट जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल की तरफ आने का चांस कम होता है, नॉर्थ आंध्र प्रदेश की तरफ आने का भी चांस कम होता है, मगर सदर्न पार्ट्स में जैसे तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश की तरफ आने का चांस ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि ज़्यादा इंटेंस साइक्लोन्स एल नीनो ईयर में बे ऑफ बंगाल में नहीं बनता है। और तीसरा ये है कि उनका जो लाइफ पीरियड है एल नीनो ईयर में छोटा होता है कंपेयर टू नॉर्मल ईयर्स और ला नीना ईयर्स। तीसरा इम्पैक्ट है टेम्परेचर के ऊपर। तीसरा इम्पैक्ट यही है कि यूजुअली एल नीनो ईयर्स में जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी विंटर सीजन में टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है। अभी तक अब देखेंगे अक्टूबर महीना में भी टेम्परेचर मोस्ट पार्ट्स ऑफ कंट्री में नॉर्मल से ज़्यादा था और नवंबर महीना में अभी तक भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा है। हमारा जो पूर्वानुमान है नवंबर महीना के लिए
टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा रहने का है। जैसे कि नवंबर का तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान था और ऐसा हमें देखने को भी मिल रहा है, तो क्या मतलब निकाला जाए कि क्या दिसंबर में आमतौर पर जितनी ठंड होती है उससे ठंड कम रहेगी या सर्दियां और खिसकेंगी, क्या अनुमान है? हमारा पूर्वानुमान यही है कि नवंबर महीना में नॉर्मल से टेम्परेचर ज़्यादा रह सकता है। मगर नेक्स्ट फ्यू डेज की बात करें तो टेम्परेचर में गिरावट आ सकता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस, और मंथ एज ए होल टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहने का उम्मीद है। दिसंबर जनवरी की बात करें तो ये जो विंटर मंथ्स है, विंटर मंथ्स का मैं आपको एक ऐसे पोटेंशियल इम्पैक्ट बता सकता हूँ कि ये एलिनो ईयर है और एलिनो स्ट्रांग होते हुए आगे बढ़ रहा है विंटर सीजन पे। इसके प्रभाव में यूजुअली टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा रहता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और एडजॉइनिंग सेंट्रल इंडिया में। इसका मतलब होता है कि जो कोल्ड डे कंडीशंस होता है कि कोल्ड वेव कंडीशंस होता है नॉर्मली मंथ ऑफ दिसंबर जनवरी में, इसका इम्पैक्ट इस साल कम हो सकता है, जिनका फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी या तीव्रता कम हो सकता है। मगर ऐसा नहीं है कि कोल्ड वेव नहीं होगा, कि कोल्ड डे नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबिलिटी है वो बढ़ रहा है। वेरिएबिलिटी वजह से इवन इफ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कोल्ड डेज, कोल्ड वेव्स या सीवियर कोल्ड वेव्स रिड्यूस हो रहा है, मगर ये कभी भी हो सकता है, इंटेंस भी कभी डेवलप हो सकता है। इसको भारत मौसम विज्ञान विभाग मॉनिटर कर रहे हैं। नवंबर एंड में हम ये कोल्ड वेव, कोल्ड कंडीशंस के बारे में विवरण देंगे और पूर्वानुमान देंगे नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कैसे तापमात्रा रह सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने ठंड से जुड़ी बहुत महत्वपूर्ण खबर दी यहाँ पर, और दिल्ली की ठंड तो आपको पता ही काफ़ी परेशान करती है। कोल्ड वेव जैसी स्थिति होती है, बहुत हालात ख़राब हो जाते हैं, ख़ासतौर पर उत्तर भारत की हम बात करें तो आपके अनुसार इस बार ठंड तो होगी लेकिन उस स्तर की उतनी तीव्र या उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की ठंड नहीं होगी, कोल्ड वेव भी उतनी ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन अल नीनो का प्रभाव कहीं ना कहीं ठंड पर भी इस बार फिर देखने को मिलेगा। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह की अब ये चाहे हम बारिश की बात करें या फिर ठंड की बात करें, क्या किसानों के लिए किसी तरह की सलाह आप देना चाहेंगे यहाँ पर? आप माध्यम से मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जो मौसम विवरण प्रदान की जा रही है, इसको आप सुनते रहिए, इसको बिलीव करिए। हम लगातार राउंड द क्लॉक वॉच रखते हैं और एक सीमलेस फोरकास्ट देते हुए, सीजनल फोरकास्ट को फॉलो करते हुए हम फिर मंथली फोरकास्ट देते हैं। मंथली को फॉलो करते हुए फिर हम वीक वाइज नेक्स्ट 4 वीक्स का फोरकास्ट देते हैं। फिर हम एवरी डे नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ का फोरकास्ट देते हैं। और जब कोई सीवियर वेदर होता है तब तो हम हर 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं। और ये सभी फोरकास्ट को आप यूटिलाइज करिए आपका सुरक्षा के लिए। इसके साथ साथ जो क्रॉप्स है, इसको अच्छे ढंग से आपका इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए और यील्ड बढ़ाने के लिए नियोजित करिए। सीजनल फोरकास्ट से शुरू करके जब हम डे बाय डे फोरकास्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक्यूरेसी इसका बढ़ता रहता है। इसलिए आपको हर दिन डीडी किसान जैसे माध्यम से मौसम की जानकारी प्राप्त करिए और दूसरों को भी बताइए और सभी मिलकर सभी आपदाओं को सामना करें। हमारा जो लॉसेस हो रहा है इसको मिनिमाइज करें और मौसम विवरण को यूज़ करते हुए हमारा सभी सेक्टर्स में और स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको नियोजित करते हुए अपने आप का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक कंडीशन है, फसलों का स्थिति है, इसको सुधार लाइए और देश के लिए भी हित कराइए। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। और मौसम खबर हम लगातार किसानों के लिए बनाते रहते हैं, उन तक मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ पहुंचाते रहते हैं और इसमें मौसम विभाग हमारा हमेशा से सहयोग करता है। मकसद भी ये रहता है कि सही जानकारी, सटीक जानकारी किसानों तक सही समय पर पहुंचे ताकि उसका उचित इस्तेमाल वो कर सके और मौसम की जो मार है उससे कहीं ना कहीं किसान प्रभावित होता है, उसका आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए मौसम की नब्ज़ को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने नवंबर दिसंबर महीने के बारे में और सर्दियों के बारे में बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक डॉक्टर एम महापात्रा से मौसम से जुड़ी विशेष बातचीत। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे पराली प्रबंधन की। जी हाँ, कैसे हमारे किसान पराली प्रबंधन कर सकते हैं और पराली को हरियाली में तब्दील कर सकते हैं, बताएंगे इसके बारे में विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें मौसम खबर।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर का विशेष अंक। ब्रेक से पहले हमने बात की भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक से और जाना मौसम के बारे में विस्तार से। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पराली प्रबंधन की। बीते कुछ दिन राजधानी दिल्ली धुएं के गुबार से ढकी रही। लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी दो चार होना पड़ा। हालांकि बारिश से इसमें थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हर साल नवंबर के महीने में ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे किसान पराली को जलाने की बजाय उसका ऐसा प्रबंधन करें जिससे ये स्थिति ना पैदा हो और उनके लिए भी आय का अतिरिक्त साधन भी बने। तो आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान पराली का उचित प्रबंधन कर सकते हैं और ले सकते हैं इससे लाभ। चॉपर मशीन। धान के पराली के टुकड़े करने के लिए किसान चॉपर मशीन का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद रोटावेटर से जुताई करके जीरो टिलेज मशीन से आसानी से गेहूं की बिजाई की जा सकती है। हैप्पी सीडर मशीन से बुआई करने की स्थिति में तो रोटावेटर से जुताई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बैलर। इस मशीन की मदद से पराली की चौकोर गांठें बनाई जाती हैं, जिसका उपयोग कार्डबोर्ड बनाने वाली फैक्ट्री, पैकेजिंग फैक्ट्री, पशु चारे के रूप में और बिजली पैदा करने वाली इकाइयों में किया जा सकता है। बायोगैस संयंत्र। कृषि अनुसंधान में ये साबित हुआ है कि धान की 12 क्विंटल पराली में 4 क्विंटल गाय का गोबर मिलाकर गोबर गैस संयंत्र से लगभग 4 से 5 घन मीटर प्रतिदिन गैस उत्पन्न की जा सकती है। इतनी गैस घरेलू कार्यों के लिए करीब 3 महीने तक चल सकती है। मशरूम उत्पादन। मशरूम उत्पादन में अधिकतर गेहूं की तूड़ी का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसके लिए धान की पराली का भी उपयोग किया जा सकता है। पूसा डिकम्पोजर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक ऐसा समाधान खोजा है जिससे बिना खर्चे के पराली को खाद के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसका नाम है पूसा डिकम्पोजर। ये एक बायो एंजाइम है जिसका छिड़काव करने पर फसल अवशेष 20 से 25 दिनों में खाद में बदल जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। पशु चारा और बिछावन। पशुओं के चारे या पशुओं के नीचे बिछावन के रूप में पराली का उपयोग किया जा सकता है। इसमें मिनरल मिक्सचर मिलाकर अच्छी गुणवत्ता का चारा बनाया जा सकता है। खेत में मल्चिंग। धान की पराली नमी संरक्षण और भूमि का तापक्रम बनाए रखने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके साथ साथ मल्च के रूप में उपयोग करने से न केवल पानी की बचत होती है, बल्कि खरपतवार नियंत्रण भी बहुत अच्छा होता है। तो भी हमने आपको पराली प्रबंधन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें बताई। आशा करते हैं कि हमारे किसान इनका जरूर ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की, साथ ही जानकारी देंगे आज की फसल यानी मटर की खेती के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। राजलक्ष्मी मोहंती ओडिशा के एक छोटे से गांव की महिला। मुर्गी, मछली और मशरूम से लिखी कामयाबी की दास्तान। देखिए कृषि दर्शन सफल महिला किसान की कहानी 13 नवंबर सोमवार शाम 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर से जुड़ा हुआ हमारा आज का विशेष अंक। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं खेती किसानी की। खेती किसानी में हम आपको जानकारी देते हैं कि देश के विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली फसलों को लेकर कौन कौन सी विशेष बातें जिसका ध्यान रख हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी फसल के लिए ज़रूरी है कि बुआई से लेकर कटाई तक सभी चरणों में वैज्ञानिक सलाह का इस्तेमाल करें। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की। तो आइए जानते हैं क्या सलाह है महाराष्ट्र के किसानों के लिए।
कोंकण के किसान इस समय मौसम को ध्यान में रखते हुए मूंगफली की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ बाजरा और धान की कटाई भी करते रहें। कटाई के बाद फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। कोंकण में ही ये समय तरबूज, सूरजमुखी, कुल्थी, लोबिया, स्वीट कार्न और कड़वा वॉल की बुआई के लिए उपयुक्त है। किसान इनकी बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ बैगन, टमाटर और मिर्च की रोपाई भी करते रहें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में इस समय किसान धान की कटाई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ अरहर में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में ही रबी कुसुम में विरलीकरण का काम करते रहें। इसके साथ ही यहाँ इस समय चना और गेहूं की बुआई करते रहें। यहाँ के शोलापुर जिले में इस समय बादल छाए रहने का अनुमान है, जिससे प्याज की फसल को नुकसान हो सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें। सतारा जिले के महाबलेश्वर में स्ट्रॉबेरी की रोपाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ आलू की रोपाई करें। मध्य महाराष्ट्र के नासिक जिले के किसान इस समय कपास की चुनाई के अलावा धान और बाजरे की कटाई जारी रखें। यहीं इस समय मटर और लहसुन की बुआई का काम पूरा कर ले। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय सब्जियों और बागों की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कपास की चुनाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ गेहूं समेत पालक, गाजर और मेथी की बुआई जारी रखें। यहीं इस समय टमाटर, पत्ता गोभी और प्याज की रोपाई भी करते रहें। मराठवाड़ा में ही किसान कुसुम, अलसी, चना और ज्वार की अंतर फसल अपनाएं। विदर्भ में इस समय कपास की चुनाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ अरहर, ज्वार, कुसुम, अलसी, सरसों, चना और हल्दी के अलावा सब्जियों और बागों में सिंचाई करें। विदर्भ में ही इस समय प्याज की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। यहीं खेतों में मौजूद नमी का लाभ लेते हुए चना और गेहूं की बुआई जारी रखें। अभी आपने देखी खेती किसानी से जुड़ी हमारी विशेष रिपोर्ट। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे मटर के बारे में। जी हाँ, मटर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसकी सबसे ज़्यादा खेती होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और देश के अन्य और भी राज्य हैं जहां पर मटर की फसल ली जाती है। अगर आप भी मटर की फसल लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें। कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, आइए जानते हैं हमारी आज की खास रिपोर्ट में। देखते हैं मटर से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। मटर की बुआई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। मटर की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली जीवांश युक्त दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगेती फसल अक्टूबर के पहले हफ्ते से नवंबर के पहले हफ्ते तक बोई जा सकती है, जबकि मध्य और पछेती मटर की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक है। सब्जी मटर के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है। इसकी बुआई पलेवा करके अच्छी नमी में करनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत के लिए मटर के 80 किलो बीज की जरूरत होती है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर। अच्छी फसल के लिए बुआई के 45 दिन बाद और फिर बुआई के 75 दिन बाद सिंचाई करना जरूरी है। खरपतवार को रोकने के लिए अंकुरण से पहले ही 1 किलोग्राम पेंडामिथिलिन को 1000 लीटर पानी में घोलकर खेतों में छिड़काव करें। लेकिन किसी भी दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने मटर की कई उन्नत प्रजातियां विकसित की हैं। सब्जी मटर के लिए पूसा श्री अच्छी किस्म है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में अगेती बुआई के लिए उपयुक्त है। जितना जल्दी हो सके इसे बोलें। 50 से 55 दिनों में इसकी फलियां तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके अलावा पूसा प्रभात की खेती बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत से इस किस्म के 15 क्विंटल मटर की फसल ली जा सकती है। इस किस्म में चूर्ण्य फफूंद की बीमारी नहीं लगती। पूसा पन्ना किस्म की खेती पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड में की जा सकती है। इस किस्म को पकने में 90 दिनों का समय लगता है। तो अभी आपने देखी मटर पर हमारी विशेष रिपोर्ट। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको जानकारी दे दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और हमारे YouTube चैनल पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। और चलते चलते एक बार फिर से दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।